Now it's time for our next speaker, Dr. Dhananjay Arankale, sir, President at Indian Naturopathy and Yoga Graduates in Medical Association, Maharashtra chapter. I would request sir to please come on dais. Now, for welcoming Dr. Dhananjay, I'll request Vinita to offer him with a floral welcome. Dr. Dhananjay, post his BNYs, worked with NIN Pune and later as a research fellow at S. Vyasa, Bangalore. He has fellowship in applied nutrition and post-graduation in public health UK, post which he worked with US healthcare company Cotiviti as a senior research analyst. Currently, he is working as a medical writer for Cactus Communications, Mumbai, and is consultant to NIN Pune. Dr. Arankale has over 12 research publications in national and international journals. He's chair, Asia World Naturopathic Federation, and president at Enigma Maharashtra chapter. I welcome you, sir. Today, he'll be speaking on management of stress and associated disorders through naturopathy. Now, I'll hand over mic to chairperson. I would like to invite Dr. Dhananjay for his presentation. Over Thank to you. Dhananjay. So good afternoon, everyone. I would be talking more of the naturopathy part. और एक disclaimer मैं पहले ही देता हूँ कि मैंने जो slides में content डाला है, I have dissected treatments. Of course, naturopathy is a holistic system, but we need to understand every modality in naturopathy is unique. हर एक का एक रिसर्च चालू है, बट मेरा डिस्क्लेमर ये है कि ये सभी चीज़ें जब एक साथ काम करती हैं तभी शरीर और मन को उसका पूरा फ़ायदा होता है. पर इस सत्र के लिए मैं सिर्फ मॉडलिटी वाइज जो रिसर्च हुआ है, क्या चीज़ें काम करती हैं, उसके बारे में बात करूँगा. तो मुझे मालूम है कि थोड़ा सा हम ओवर टाइम है, so please bear with me. I will try to finish it within 20-25 minutes. I will be talking, as I said, about हमारे अंदर स्ट्रेस कहाँ से निर्माण हो सकता है, बाहरी क्या तरफ से एक्सटर्नल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, हमारी ज़िंदगी में हम स्ट्रेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेस का मैकेनिज़्म क्या होता है, स्ट्रेस के वजह से हमारे शरीर के अंदर जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्या होते हैं, उसके वजह से आज़ार या बीमारी जो होती है वो कैसे होती है, वो हम देखेंगे. और ऑफ कोर्स अंत में नेचुरोपैथी के थ्रू हम उसको कैसे और क्यों, नेचुरोपैथी क्यों उसमें काम करती है और कैसे काम करती है वो हम देखेंगे. तो एक सिंपल सा इक्वेशन है, तनाव कब होता है, जब प्रेशर इज ग्रेटर देन द रिसोर्स. रिसोर्स का मतलब क्या है, हमारे शरीर में कोपिंग मैकेनिज्म होती है ना. तो हम सभी योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, अच्छे गीत सुनते हैं, हर एक का अलग अलग तरीका होता है मैनेज करने के लिए. हमारा जो रोज़ का स्ट्रेस है वो मैनेज करने के लिए. पर कई बार ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जो स्ट्रेसर्स होते हैं, जिसके वजह से स्ट्रेस होता है, वो सिचुएशन बहुत बड़ी होती है और उसके वजह से जो हमारे शरीर में रिस्पॉन्स होता है, हमारी कोपिंग मैकेनिज्म जो होती है वो कम पड़ जाती है. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मंत्र बहुत ही सिंपल है, ये जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है. जैसे कि जो हमारा रिसोर्स है उसको बढ़ाना है ताकि प्रेशर हम फील ही नहीं कर पाए. So that is the basic equation for stress management. तो दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है. तो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स में फिजिकल एनवायरनमेंट्स, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट अगर है, कोई लिट सराउंड, जैसे अगर आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने अगर हम फ्लैश मारते हैं तो आँखों को तकलीफ होती है, तो वो बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल होता है. वैसे ही अगर इफ़ यू आर इन अ वेरी
हाईली लिट एटमॉस्फेयर, जो आर्टिफिशियल लाइट बहुत ही स्ट्रांग है तो उसके वजह से हो सकता है। हीट, अगर हमने यहाँ का एसी बंद कर दिया 5 मिनट में सबकी हालत पतली हो जाएगी, सो दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो स्वेटिंग होता है विच इज़ अनदर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। कॉन्स्ट्रिक्टेड स्पेसेस, यहाँ की अरेंजमेंट, आई थिंक ये जो कॉन्फ्रेंस ने किया है कमाल, बहुत ही बड़ा कमाल किया है, एकदम कन्वीनियंट अरेंजमेंट है। लेकिन अगर ये ऑडिटोरियम में हमने और 500 लोग बिठा दिए तो एकदम कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उससे भी एक तरह का स्ट्रेस आ जाएगा। बट ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत ही कमाल किया है इसमें। सोशल इंटरेक्शन, जैसे हम सभी काम पे जाते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई रहता है, टारगेट्स होते हैं। जैसे डॉक्टर शरण्यन बता रहे थे कि 9 to 5 जॉब्स वाले को 12 बजे का टाइम रहता है, सो वी हैव टू कंप्लीट आवर टारगेट्स। नहीं हुए तो क्या होगा, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ऑल ऑफ दिस इज सोशल इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल। हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में, हर एक ऑफिस में रूल्स होते हैं, टाइम पे आओ, टाइम पे काम करो, डिसिप्लिन बनाओ। सो दैट कैन लीड टू दैट। मेजर लाइफ इवेंट्स, किसी फैमिली में डेथ हो गया, डेथ क्या, अगर शादी का भी मौका है तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्ट्रेस फुल इवेंट। डेली हैसल्स, हम रोज़ गाड़ी, बाइक, साइकिल यहाँ वहाँ घूमते हैं। अगर आप देखेंगे हमारा पूरा फ्रस्ट्रेशन वो बाइक या गाड़ी ड्राइविंग में ही निकल जाता है। इधर से इसने कट मारा, वो उधर आगे स्लो चला रहा है, हम हॉर्न बजाते जा रहे हैं। तो बाय द टाइम ये 15-20 या आधे घंटे में जब ऑफिस पहुंचते हैं, हम वी आर ऑलरेडी एट द पीक लेवल ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा इंटरनल है, लाइफस्टाइल चॉइसेस। हमने सुबह से काफ़ी सुना है, दोपहर को पैरेलल सेशन में सुनने को मिलेगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जब कॉन्फिडेंस ही हमारा खुद का लो है तो हम सोचें अरे मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। सो एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड अगर है। माइंड ट्रैप, हम कई बार ओवर कमिट कर देते हैं, है ना, कि अभी मैं कल से पूरा डाइट प्लान कर लूँगा, कल से डाइटिंग स्टार्ट, विद इन 1 वीक मेरे 4 किलो वेट कम हो जाएगा। और फिर क्या होता है, 1 हफ्ते के बाद अरे 500 ग्राम भी कम नहीं हुआ है, तो वापस स्ट्रेसफुल होता है कि हम हमारा खुद का ही टारगेट अचीव नहीं कर पाए। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो है। पर्सनालिटी ट्रेट्स, कुछ लोग बहुत ही वर्कaholics होते हैं, उनको एक भी चीज़ इधर की उधर हो गई, देन वी फील मीन्स दे फील आउट ऑफ प्लेस, दैट कॉजेज स्ट्रेस। पर स्ट्रेस के लिए हमारे कुदरत ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि थोड़ा भी स्ट्रेस हो तो हमारे अंदर कई सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे शरीर को वापस नॉर्मल कर देता है। हाउएवर ऑन अ लॉन्ग टर्म, अगर रिपीटेड छोटे छोटे ऐसे स्ट्रेस हैं एंड हमारे पास उसका कोपिंग मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, ना मेडिटेशन कर रहे हैं, ना 5 मिनट खुद को दिन में दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, क्रोनिक स्ट्रेस। तो क्रोनिक स्ट्रेस, अक्यूट टू क्रोनिक ट्रांजिशन कैसे होगा, तो जब छोटे छोटे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते रहेंगे, हम उसका कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अलग अलग ऑर्गन्स में, ब्रेन में, हार्ट में, नर्वस सिस्टम, हर एक सिस्टम का जो रिदम या बैलेंस है वो थोड़ा टूटता जाएगा। एंड देन इट विल बी अ क्लासिक कंडीशन ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस से अभी तक हमने जो भी बीमारियां देखी हैं, कल से जो डिस्कस किया है, वो सभी हो सकती है। ट्यूमर से लेके कैंसर या ट्यूमरस मैलिग्नेंसी से लेके हार्ट डिजीज से लेके सब कुछ हो सकता है। कई बार कंसल्टेशन में जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है कि एक हफ्ते में एक ही बार उनका पेट साफ हो रहा है। तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लो। लाइफस्टाइल में क्या है, डाइट कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, आप हमारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में हफ्ता 10 दिन एडमिट हो जाओ, तो हम 10 दिन के लिए उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। वंस दे आर बैक टू द डेली रूटीन, क्या होता है, वो वही सिर्फ सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन वापस 6 महीने में पूरा बिल्डअप होता है। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स के सेम कस्टमर्स अगले साल वापस आ जाते हैं
कि हमको वापस ट्रीटमेंट चाहिए, इट हैज़ अगेन caused certain damage, similar kind of damage. So basically chronic stress जब होता है तो we need to find out, जब कोई भी पेशेंट आता है we need to rule out chronic stress. कोई भी हम इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, ये करो, हार्ट का देखो, एमआरआई करो, कार्डियक एमआरआई करो, इंजेक्शन डाई कर दो, बट एट द एंड ऑफ द डे वी शुड नो कि अगर ये स्ट्रेस से रिलेटेड है तो एक कोपिंग मैकेनिज्म ऐसा दे दो कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो शरीर हमारा और मन हमारा उसको कोप कर पाए. थोड़े से स्टेटिस्टिक्स है, 30 to 32%, ये 2004 का है तो मतलब अभी और भी परसेंटेज बढ़ा होगा. मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो जाता है और कई सारी पेट की बीमारियां भी होती हैं. तो 32% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन was reported to be suffering from metabolic syndrome in 2004. क्रोनिक स्ट्रेस और साइकोसोशल फैक्टर्स के वजह से देयर इज डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण बताया भी है कि स्ट्रेस और उसके वजह से जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके वजह से मेटाबॉलिज्म हमारा बिगड़ जाता है. स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे मैंने बोला कि अक्यूट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो है उसके वजह से बहुत बार अगर ये आ गए तो एब्डोमिनल ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिपिड में कई सारी एबनॉर्मलिटीज़ का होना, ये सब भी देखा गया है. कई सारे हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस. तो करंटली अगर हम कहीं पे भी आयुर्वेदा में जाए, होम्योपैथी में जाए, सिद्धा, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन, आज तो इवन कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो कार्डियोलॉजिस्ट भी यही बोलता है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. सो इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कई सारे वो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स भी देते हैं, ब्लड थिनर्स देते हैं, तो विच कैन बी हार्मफुल एंड विच कैन बी ऑफ कोर्स अवॉइडेड. तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस, ये जो फिगर है उसमें आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हाथ पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड शुगर, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लगती है. हमारा शरीर बेसिकली कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दो ही मैकेनिज्म होते हैं, एक तो फाइट और फ्लाइट. तो दोनों कई सारे, अगर इस रूम में कोई वाइल्ड एनिमल, एक शेर आ जाता है तो कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जो उसके साथ लड़ाई करना चाहेंगे, हंटर, और कई सारे लोग होंगे जो एग्जिट कहाँ है देखेंगे, भाग जाएंगे. तो ऐसे दो ही तरीके के लोग होते हैं. ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सेप्शन है कि कोई फ्रीज होके खड़ा ही हो जाएगा, बट दो ही मैकेनिज्म जो कुदरती मैं बोल रहा था कि हमारे शरीर में मैकेनिज्म है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म. तो इसके वजह से जब बहुत सारा स्ट्रेस हम एक्यूमुलेट करते जाते हैं तो ये सारी चेंजेस होती हैं. तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? सो इसमें मैनेजमेंट में हमको रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई करने हैं, डाइटरी कंट्रोल है, या इसमें से कोई भी एक हाथ कॉम्बिनेशन अगर हम कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदे का रहेगा. सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ आइडेंटिफाई द डेली स्ट्रेसर्स. हमारे खुद के ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रेसर्स है. ट्रैफिक से परेशान है, घर में फैमिली से परेशान है, ऑफिस में बॉस से है, हमारा क्या इशू है वो हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए. खुद के लिए रोज़ 5 मिनट हम निकाल सकते हैं, कोई भी ध्यान या प्रत्याहार के टेक्निक्स जो हैं वो कर सकते हैं. डाइट के ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हुई है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्स, योगा, और जो मैं आज बात करने वाला हूँ मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट पार्ट विच इज़ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स. तो हाइड्रोथेरेपी, मसाज, मड थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी और कुछ ज़्यादा और कुछ बाकी. मैं वापस बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली हम लेके नहीं कर सकते हैं, बट ये जब कलेक्टिवली करते हैं विथ डाइट, योगा, तभी ये ज़्यादा इफेक्ट देता है. हाइड्रोथेरेपी के ऊपर जो रिसर्च हुआ है वो बताता है कि वो स्ट्रेस कम करने में मदद करता है.
शरीर हमारा 70% पानी है। हाइड्रोथेरेपी में हम कई सारे ट्रीटमेंट्स पानी के नीचे देते हैं। इमर्शन बाथ है, या हिप बाथ है, कोई भी बाथ है, जकूजी है, तो उसमें हम पानी के नीचे जाते हैं। वो क्यों? दो रीजंस है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और बॉयंसी। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में कैसा होता है कि जितना हम पानी के नीचे हैं उतना जॉइंट्स, जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स है, उसके ऊपर प्रेशर कम होता है। तो जो भी हम एक्सरसाइजेज या इवन आसन कोई हम पानी के नीचे करते हैं तो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत इजी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, 3-4 बीमारियां एक साथ, अर्थराइटिस है, शुगर भी है, मोटापा भी है, तो अभी डॉक्टर बोलते हैं कि भागो, साइकिलिंग करो, पर घुटने का दर्द भी है, तो क्या करेंगे? बेस्ट इज अंडर वाटर। पानी के नीचे जाके जितना भी प्रेशर है शरीर के वो जॉइंट्स के ऊपर, वो कम हो जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे तो 80 48 यानी 48 इंचेस जब हम नीचे हैं तो सिर्फ 80 mmHg का प्रेशर होता है, जिसके वजह से जो सूजन है वो कम हो सकती है। बाकी है मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स, जो मैंने बोला, प्रॉपर्टी ऑफ बॉयंसी। तो जो फोर्स हमारा पीठ पे या स्पाइन पे, उस पे सब बोन्स में मसल्स इंसर्टेड होते हैं, तो वो पूरा प्रेशर कम हो जाता है। ग्रेविटी का जो इफेक्ट, हम जब ज़मीन पे खड़े होते हैं तो ग्रेविटी का एक फोर्स होता है जो हमको नीचे पुल करता है, पानी में वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। दैट इज़ वाई एनी काइंड ऑफ रिहेबिलिटेशन अंडर वाटर इज़ वेरी गुड। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, जब हम पानी के नीचे होते हैं तो हमारा सेंट्रलाइज सर्कुलेशन बढ़ता है, तो एक्सट्रीमिटीज से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? जब एक्सट्रीमिटीज से जाता है तो वीनस ड्रेनेज बढ़ता है। वीनस ड्रेनेज बढ़ने के वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, जिसके वजह से शुद्ध रक्त जो है, शुद्ध रक्त वो पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। सिमिलरली रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बढ़ाता है। जैसे पानी के नीचे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के वजह से दो चीज़ें होती हैं, एक चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा सर्कुलेशन जो चेस्ट में है वो बढ़ाता है, जिसके वजह से ब्रीदिंग एफिशिएंटली बढ़ाता है और ओवरऑल जो वाइटल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। वैसे ही जो रीनल इफेक्ट्स है किडनीज में, जैसे मैंने बोला, एक्सट्रीमिटीज से ड्रेन करके सेंट्रलाइज्ड बढ़ाने की वजह से सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, यूरिन एक्सक्रीशन से सोडियम और पोटेशियम एलिमिनेट हो जाता है, जिसके वजह से वापस सूजन कम हो जाती है। कई सारे टेम्परेचर्स में पानी के हम ट्रीटमेंट्स देते हैं। हाइड्रोथेरेपी में कई सारे वेज हैं। अगर आप देखेंगे तो टॉप लेफ्ट में हॉट एंड फुट बाथ है, बट हॉट एंड आर्म एंड फुट बाथ या आर्म एंड फुट बाथ जो हम देते हैं वो उल्टा काम करता है। वो सेंट्रलाइज्ड सर्कुलेशन कम करता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो हम ये पानी कई सारी पद्धतियों से बदल सकते हैं। टेम्परेचर है, प्रेशर है, कौन से पार्ट में दे रहे हैं, वो सब हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट में स्पाइनल स्प्रे है। मड थेरेपी बहुत नेचुरोपैथी में यूज़ होता है। 2007 में जो एक रिसर्च हुआ था उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स जो है एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसके ऊपर दिखा है कि वो कम करता है, और पेन और इन्फ्लेमेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। कई सारे हैं इसके इफ़ेक्ट्स, जैसे टॉक्सिन्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी दो टाइप का हम देते हैं जनरली, फूड मड बाथ या डायरेक्ट मड एप्लीकेशन या मड पैक। इसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं।
मसाज आजकल बहुत सारे वैरायटी है, बट मैंने 3 क्लासिफिकेशन लिखे हैं, एक आयुर्वेदिक और स्वीडिश और बाकी स्पा के जो वैरायटी है। आयुर्वेदिक और स्वीडिश मसाज में बेसिकली चेंज जो है या डिफरेंस जो है वो स्वीडिश मसाज में हम 7 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स यूज करते हैं, सो विच गोज राइट अप टू द मसल टू द ऑर्गेनिक लेवल, whereas ayurveda में more importance is given to the type of oil that is used. हम तो कोई भी ऑयल से स्वीडिश मसाज हम जनरली यूज़ कर सकते हैं। आजकल नया कॉम्बिनेशन है जिसमें हम अलग अलग अरोमेटिक ऑयल्स यूज़ करते हैं। ये थोड़े कॉम्बिनेशंस हैं जो अच्छे हैं। बेसिकली जो ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम है, जो हमको खुशी जो हम बोलते हैं, वहाँ से हमको वहाँ से मिलती है, तो वो अगर स्टिमुलेट हो गया तो हम खुश हो सकते हैं। तो कोई भी अरोमेटिक ऑयल है या इवन चॉकलेट हम जब या मीठा कुछ खाते हैं तो हमको अच्छा क्यों लगता है, वो लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो एरोमेटिक मसाज इज ऑल्सो गुड। लास्ट 2 स्लाइड्स, रिफ्लेक्सोलॉजी, कई सारे उसमें चार्ट्स हम यूज़ करके स्पेसिफिकली पैर और हाथ के इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। कई सारा रिसर्च जो है वो मैग्नेटोथेरेपी में भी हुआ है। कॉर्टिजोल लेवल्स को कंट्रोल करने में नॉर्थ पोल जो है वो बेसिकली स्टिमुलेट करता है और साउथ पोल सिडेटिव इफेक्ट है। I think that is the last slide. I would like to take this opportunity to thank the organizers for giving an opportunity to interact with such a lovely crowd, and especially Dr. Gulab, Dr. Himanshu for having me here, and the entire organizing team, and of course the chair and the co-chair. Thank you all for a patient hearing. Very nice presentation, sir. I invite questions from the audience. I think hunger will be more important. Hello. Hello. From Balkani. Yes. Dr. Saab, it was a nice presentation, but I will add that Yes. citrus is not always negative. Sometimes it is positive, which is called eustress. Eustress, absolutely. So we need stress for किसी चीज़ को complete करने के लिए जो है हमें जो है ज़रूरी stress होना चाहिए. So we should also focus on this thing that stress is not always negative, it is sometimes positive also. Thank you, sir. Right. Just to add to that, eustress is also harmful. I will tell you why. अगर आप देखेंगे तो athletes, let's say a 100-meter athlete है जो who's been winning a gold medal for a long time. हर एक रेस के बाद eustress हो या distress हो, दोनों से physiological changes शरीर में सेम होते हैं। तो एथलीट्स क्या करते हैं, उनके पास कोपिंग मैकेनिज्म ज़्यादा होते हैं। तुरंत रेस के बाद अगर आपने देखा होगा तो वो तुरंत स्वेटशर्ट पहन लेते हैं, हाइड्रोथेरेपी का कूलिंग लेते हैं, तो उनका कोपिंग मैकेनिज्म ज़्यादा होता है, इसलिए उनके ऊपर वो इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते हैं। वेयरएज डिस्ट्रेस जब हमको होता है, हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हम तब जब स्वेट होता है तब हम कुछ नहीं करते, रैप नहीं लेते, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हमको वो डिस्ट्रेस में हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर सिट्रस ना हो, आपने अभी कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है, लेकिन ये अरेंजमेंट्स तब जाके हुए जब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजर्स है, जब उनको किसी न किसी किस्म का थोड़ा सिट्रस रहा, क्योंकि सिट्रस जो है हमें एक्टिवेट कराता है। अगर सिट्रस ना हो तो हम क्या करें, एग्जामिनेशन का सिट्रस जरूरी होता है, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक यूस्ट्रस जो है ये पॉजिटिव सिट्रस है और सिट्रस लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बल्ब को रोशन करती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तो उसको जो है फ्यूज़ भी कर सकती है। तो सिट्रस उतना होना चाहिए जिससे हम एक्टिवेट हो जाए। थैंक यू। मैं उसको भी बोलूँगा कि योग अगर आप फॉलो करते हैं तो योग में खुशी भी बुरी चीज़ है और दुख भी बुरा चीज़ है। अगर कोई भी सिचुएशन में आप न्यूट्रल बन सकते हो तो वो सबसे, उसको योगा बोलते हैं, योगिक माइंड। बट येस, आई गेट योर पॉइंट। Sir, I have a Sir, question. thank you very much.
Sir, one I think question, we'll be please. ending the session here today. It will be already late for lunch. I thank you, Dr. Dhananjay, for your nice presentation. Naturopathy is a huge subject, and you have compressed it for 30 minutes. It is very nice. So, from the chairperson of this session, I have an unusual request for Bauji that I request you to have this type of session. I have seen the preparation, the organization, everything here. I request you that every year we have this type of conferences. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Dhananjay, sir, for your very informative session. Now, to felicitate Dr. Dhananjay, I'll request Dr. Mahesh Pandit, sir, and Dr. Pavan Wadhwan to felicitate Dr. Dhananjay. I'll request Siddh Bhauji, Reverend Siddh Bhauji, and Dada Kal Lakhani ji to please come on stage. With a huge round of applause. Our Reverend Siddh Bhauji to honor Dr. Mahesh Pandit, sir. To felicitate and honor Dr. Pavan Wadhwan, I'll request Dr. Dada Kal Lakhani ji to please honor Dr. Pavan Wadhwan, co-chairperson for the session.